हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है एनटीटी क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं और उसमें आज हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4, जिसमें एनटीटी के कोर्स में बताया गया है आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपका ये जो चैप्टर है ये आपको बताएगा संप्रेषण कौशल और व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। सबसे पहले देखिए संप्रेषण शब्द का अर्थ क्या है। संप्रेषण शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रकटीकरण अथवा प्रकट करने का भाव। संप्रेषण का अर्थ होता है बेटा कि जब भी आप किसी चीज को प्रकट करना चाहते हो या अपने भाव को एक दूसरे के सामने या कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आपके सामने अपने भाव प्रकट करना चाहता है तो वो एक संप्रेषण होता है। ठीक है, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों, विचारों, अनुभव तथा उद्देश्यों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है। इसी प्रकार को हम संप्रेषण कहते हैं। यही बात मैंने आपको बताई है। संप्रेषण का मतलब होता है आप किसी भी भाषा कौशल से, आप किसी भी भाव से, किसी भी इशारे से अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक प्रदर्शित कर पाए, अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाए। इन सभी चीजों को मिला के हम क्या बनाते हैं? संप्रेषण। संप्रेषण एक अध्ययन है, संप्रेषण एक स्किल है जिसके थ्रू हम अपने भाव को, अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। ऐसा ही इसके अंदर लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, इसके लिए अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में संप्रेषण का विशेष महत्व है। यह संप्रेषण दो प्रकार का होता है। देखिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये जो संप्रेषण है आपका, इसके दो प्रकार होते हैं। इसमें कौन कौन से प्रकार हैं एक बार देख लेंगे। भाषा संप्रेषण जो है उसके अंदर दो प्रकार होते हैं। मौखिक संप्रेषण पहले नंबर का जो टाइप है इसका वो आता है मौखिक संप्रेषण। देखिए मौखिक संप्रेषण का मतलब क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? ये आपकी वर्बल चीजें होती हैं। ओरली अगर आप किसी चीज को प्रदर्शित कर पाते हैं तो उनको हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। देखिए जब व्यक्ति अपने भाव अथवा विचारों को बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करता है उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जब कोई आदमी ऐसा है, जब कोई व्यक्ति अपने भाव को, जैसे मैं अपने भाव या मैं अपने अध्ययन को या मैं अपने अनुभव को आपके सामने बोलकर प्रदर्शित कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये हो गया मौखिक संप्रेषण। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे देखिए मौखिक संप्रेषण के 4 प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करना। भाई कोई भी छात्र है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके अंदर सुनने के कौशल का विकास करना कि बच्चा अच्छे तरीके से सुन पाए, कॉन्स्टेंट होके किसी बात को सुन पाए। दूसरी बात, छात्रों के मौखिक संप्रेषण का विकास करना। भाई बच्चा, देखिए सबसे पहली बात है अगर आप बोल रहे हो तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुन रहा है तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उसका किस प्रकार का विकास हो गया? उसका श्रवण कौशल का विकास हो गया है। और आप बोल रहे हो और वो आपको रिप्लाई कर रहा है तो अगर वो खुद से बोल के कोई बात बता रहा है तो मौखिक संप्रेषण का विकास हो जाता है। उसके बाद वाचन कौशल, कोई बात अगर आपको लहजे में बता रहा है, कोई बात आपको प्रदर्शित करके बता रहा है, किसी इशारे से समझा रहा है, बोल चाल के माध्यम से समझाता है तो वो आपका वाचन कौशल हो जाता है। उसके बाद छात्रों के लेखन कौशल का विकास करना। भाई अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैंने आपको सबसे पहले बोला मौखिक संप्रेषण। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो आप क्या समझेंगे कि भाई सर ने क्या लिखा है? मौखिक संप्रेषण। अब मैं इसको बोल रहा हूं और मैंने इसको यहां लिख दिया तो यहां बोलने के साथ, देखिए मैंने बोला फिर आपने सुना। जब मैंने बोला तो मेरा किस चीज का विकास हुआ? बोलने का विकास हुआ। फिर आपने सुना तो आपका श्रवण का कौशल बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको लिखा है। जब आप किसी चीज को पढ़ सकते हो, सुन सकते हो तो और बोल सकते हो, उसके साथ साथ आपके पास ये एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है। जब आप किसी चीज को पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और बोल सकते हो तो ये एक एक्स्ट्रा चीज आपके पास आ जाएगी। इससे आपका लेखन कौशल का विकास भी होता है। ठीक है बात, आगे चलते हैं। ये चारों संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से ही संबंधित हैं, परंतु इनमें मौखिक कौशल संप्रेषण तथा लेखन संप्रेषण का विशेष महत्व है। भाई इसने बताया कि चारों ही ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से लेखन संप्रेषण का विशेष महत्व है। भाई लेखन का मतलब क्या होता है?
अब आपके सामने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो आप इन चीजों को थोड़ा इजीली कैच कर पाओगे। अगर मैं आपको सीधा सीधा इन चीजों को बताता रहूं एक लंबे टाइम तक आपको बताता रहूं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आप इन चीजों को हो सकता है भूल भी जाएं, हो सकता है आपको याद ना रहे। तो इसलिए ये लिखने वाला जो कौशल होता है, मतलब लिखने वाला जो कौशल है, वो इन सब में उत्तम माना जाता है, क्योंकि लिखने के बाद व्यक्ति देख भी सकता है, उसको देखने के बाद पढ़ भी सकता है, पढ़ने के बाद उसको बोल भी सकता है। ये सारी तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये तीनों चारों चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनमें सबसे बेस्ट जो चीज मानी गई है वो कौन सी है? लेखन की मानी गई है। ठीक है, विद्यालयों में प्रवेश लेने के बाद बच्चा आंशिक रूप से अपने तथा विचारों के प्रकट को करने में समर्थ होता है, मतलब अपने खुद के विचारों को समर्थ हो जाता है, वो अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने में सक्षम होता है, परंतु उसका मौखिक संप्रेषण कौशल पूर्णतः विकसित नहीं होता है। उसका मौखिक संप्रेषण कौशल पूर्णतः का मतलब क्या है कि बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस नहीं होता है। भाई बच्चा घर पे अपनी कोई भी फोक लैंग्वेज बोल रहा है, कोई भी अपने आसपास की कोई भी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उस बच्चे की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती है कि वो स्कूल में जाते ही एकदम से उन चीजों को पकड़ पाए। जैसे स्कूल का माहौल, जैसे स्कूल का अनुशासन, जैसे स्कूल का डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन को उसको पकड़ने के लिए एक सर्टेन टाइम की जरूरत होती है, और टाइम के साथ वो एडजस्ट करता है और वहां से कुछ ना कुछ चीजें सीखता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए ऐसा बताया गया है कि वो आंशिक रूप से बच्चा, उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। लेकिन संप्रेषण कौशल तो विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद ही विकसित होता है। भाई बच्चे से आपने बोला कि भाई आम लिखना है, सेब लिखना है, फलों के नाम लिख दीजिए, जैसे मान लो अंगूर लिखना है, तो ये सारी चीजें बच्चे के पास कहां आती हैं? जब बच्चा स्कूल में जाता है, विद्यालय में प्रवेश करता है, तभी इसको लेखन के कौशल की ज्यादा नॉलेज होती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। भाषा अनुसरण से सीखी जाती तथा इसमें यादृच्छ ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग होता है। इसमें ऐसा बताया गया कि भाषा कैसे सीखी जाती है। भाषा अनुसरण से सीखी जाती है, इसमें यादृच्छिक ध्वनियां, मतलब आप जो याद कर पाओ, प्रतीकों का प्रयोग होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक बालक को अपने माता पिता, गुरु आदि का अनुसरण करते हुए भाषा सीखनी पड़ती है। भाई आप अपने घर पे कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, अपने घर की कोई भी लोकल लैंग्वेज है उसको आप सीखते हो, तो उस टाइम पे भी आपको ये, आप इस चीज को कैच करते हो, इस चीज को आप पकड़ते हो कि हमारे फादर हैं, हमारी माताजी हैं, हमारे दादा दादी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप उनसे ही उस चीज को एक्वायर कर लेते हो, उनसे उन चीजों को सीखने का प्रयास करते हो। आगे देखिए, और भाषा में जिन शब्दों, ध्वनि, प्रतीकों आदि का प्रयोग होता है वे समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई पिताजी, पिताजी बोल दिया मैंने, आपको बोला मैंने भाई माताजी, ठीक है, दादा दादी। आप मतलब किसी जगह पे जा रहे हो, किसी जगह का वर्णन कर रहे हो कि हम खेत में जा रहे हैं, हम स्कूल में जा रहे हैं, हम विद्यालय में जा रहे हैं, हम गांव के किसी खेल के मैदान में जा रहे हैं। ये सारी बातें जब आप बोलते हो तो ये समाज में स्वीकार्य हैं, इन चीजों को स्वीकार किया जाता है समाज के द्वारा। बालक अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु आदि के नाम के स्थान पर किसी वस्तु आदि के नाम के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार बालक में मौखिक संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए आवश्यक हो जाता है तथा उसे अपने मनोभाव आदि रूप को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि यहां आपको ये बताया कि अगर मान लीजिए मेरा नाम आशीष भारद्वाज है, तो मेरे नाम को आप मेरे नाम से ही प्रदर्शित करेंगे। मतलब मैं अगर किसी और का नाम होगा तो मैं उसके ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं करूंगा। अगर आपको वर्तमान में, अब कोई बच्चा छोटा है, बिल्कुल बहुत छोटा बच्चा है, उसने विद्यालय में शुरुआत में प्रवेश किया है। अब बच्चे ने विद्यालय में शुरुआत में प्रवेश किया है, तो प्रवेश करने के बाद बच्चा क्या करेगा आगे चल के? बच्चा प्रवेश किया है तो उसके बाद उसको कोई ना कोई कौशल सिखाया जाएगा। थोड़ी बहुत जो आंशिक रूप से बच्चे की शिक्षा जो होती है, सबसे पहली प्राथमिक शिक्षा तो बच्चे की उसके घर पे ही होती है। फिर उसके बाद उसके आसपास के वातावरण को, समाज को, उसके अनुभव को समझने के लिए, सीखने के लिए उसके अलग अलग चीजों का उसे प्रयोग करना पड़ता है। उसके लिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। और यहाँ अपने मनोभाव को आदि सभी चीजों को प्रकट करने के लिए, शब्दों को, ध्वनियों को, उसको किसकी जरूरत पड़ती है? मौखिक संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन आपका आता है लिखित संप्रेषण।
देखिए संप्रेषण का मतलब होता है जिससे आप अपने भाव को, अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को प्रदर्शित कर पाओ दूसरों के सामने। इसके दो प्रकार होते हैं। एक बात तो यह है कि आप लिख के उस चीज को समझ पाए या लिखित संप्रेषण दे दें। एक है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में आपको दो प्रकार बताए हैं, जिसमें आपको मौखिक संप्रेषण में एक तो ऐसा है कि आप चीजों को समझ पाओ, मतलब बोल के समझ लो, जिससे बोलने से या फिर सुनने से या लिखने से, इन सभी प्रकार का जो संप्रेषण है वो मौखिक संप्रेषण का जो है हिस्सा बनता है। मौखिक संप्रेषण लिखित से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लिखने के बाद मनुष्य को एक लंबे टर्म तक याद रहती है। देखिए, लिखना एक प्रकार की बातचीत है। जब हम लिखते हैं तो किसी के साथ संप्रेषण करते हैं, लेकिन जिसके साथ संप्रेषण करते हैं वह हमारे सामने उस समय उपस्थित नहीं होता, जिससे हम अपने विचारों और स्मृति को सहेज रखने के लिए आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव को लिखता है, उससे अवश्य पढ़ना, और इसके लिए बातचीत की तरह का एक संप्रेषण है। देखिए, कौशल या कम्युनिकेशन जो है दो प्रकार के हैं, जिसमें आपको एक राइटिंग स्किल बताई गई है और एक आपको एक ओरल की स्किल बताई गई है। ओरल स्किल हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे आप बताया जा रहा है आपको राइटिंग की स्किल। राइटिंग की स्किल में क्या है, लिखना भी अपने आप में एक बातचीत होती है। आप किसी भी चीज को लिख कर दूसरे के सामने प्रदर्शित कर पाते हो, और इस प्रकार के कौशल को आप लंबे समय तक, मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां लिखा हुआ है जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव को लिखता है तो कोई उसे अवश्य पढ़ना है, इसलिए यह बातचीत की तरह एक संप्रेषण है। भाई मैं आपको यहां पे कोई चीज लिख के बता रहा हूं, कोई चीज यहां मैंने आपको समझाई है, ये चीज लिखी हुई है, तभी तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो, और लिखने के बाद वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा समझ में आती हैं। अब ये आपको ये बता देता हूं मैं, बिल्कुल साफ हो ये बोर्ड, और मैं आपको सिर्फ बोलता रहूं, तो मेरे हिसाब से इतना इंपैक्ट आपके ऊपर इस चीज का ना पड़े। एक सर्टेन टाइम के लिए आप सुनेंगे, फिर उसके बाद आप उस चीज को भूलने की प्रक्रिया में जल्दी चले जाएंगे। अब आपको सामने चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, तो आपका इंपैक्ट इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे देखिए। एक शिक्षक को लिखने के कौशल का परिचय बच्चों को बोलने के कौशल की तरह ही कराना चाहिए। जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो उस समय वे बहुत से लोगों से बहुत से विषयों पर बात कर सकते हैं। एक श्रोता के रूप में उनका विकास होना शुरू हो जाता है। यह सुनने और बोलने का कौशल लिखने के कौशल के विकास में अहम भूमिका निभाता है। बोलना और लिखने में अंतर केवल इतना है, बोलते समय श्रोता सामने होता है, जबकि लिखते समय वह सामने नहीं होता। बच्चों को यह समझ में आना चाहिए कि लिखना भी एक तरह से बोलने के साथ साथ बातचीत करना। देखिए भाई, इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लिखना एक अपने आप में कौशल है, बोलना अपने आप में एक कौशल है। बोलने के लिए आपको उस व्यक्ति के सामने आना जरूरी होता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने है तो उस चीज को आप अच्छे तरीके से समझा पाओगे। और अगर आप अपने भाव को किसी जगह पे लिख कर प्रदर्शित करना चाहते हो, जैसे कोई भी राइटर है जिसके द्वारा कोई बुक लिखी जाती है, तो हर व्यक्ति जो हर पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके सामने नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बुक वाला जो है या कोई भी बुक में कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते हो, तो आपको ऐसा एजम्पशन होता है कि कोई ना कोई किसी तरीके से आप बातचीत किसी के साथ कर रहे हो। क्लियर होगी बात? आगे देखिए। मौखिक संप्रेषण का परिचय व उद्देश्य। मौखिक संप्रेषण हमारे जीवन में विशेष महत्व है। देखिए, इसमें आपको यह बताया गया कि भाई जो बोलने वाली आपके मुख से होने वाली संप्रेषण है उसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा योगदान है। देखिए, मौखिक संप्रेषण का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जब हम अपने दिन प्रतिदिन के काम मौखिक संप्रेषण से करते हैं, जो व्यक्ति मौखिक संप्रेषण में जितना अधिक कुशल होता है तथा अपने भाव विचारों को जितना अधिक स्पष्ट व्यक्त कर सकता है, वह जीवन में उतनी ही सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के संस्कृत कथन में अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। भाई एक बात ये क्लियर है, कोई व्यक्ति अच्छा बोलचाल से आपको चीजों को प्रदर्शित कर रहा है, आपको बोलकर या समझाकर कोई चीज आपको प्रदर्शित कर रहा है। जैसे मैं आपको मौखिक कौशल के थ्रू ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वैसे तो मैं अगर जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूं वो किसका हिस्सा है? मौखिक संप्रेषण का हिस्सा है। जो सामने लिखा हुआ है वो किसका हिस्सा है? वो एक लिखित संप्रेषण का हिस्सा, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम पढ़ रहे हैं, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो।
जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके साथ के साथ बता भी सकता है। देखिए प्रभावशाली सिद्ध होने का मतलब क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति को, जैसे मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, अच्छे तरीके से अगर मैं समझाऊंगा तो आपके ऊपर उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं वो चीज अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूं तो उस चीज का इफेक्ट आपके ऊपर उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलने के अंदर विचारों की भावनाओं को रखते समय, अपनी बातों को रखते समय थोड़ा सा कौशल अच्छा करना पड़ता है, जिससे बच्चे को या जिससे सामने वाले को वो जो चीज है बिल्कुल साफ क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है। मौखिक संप्रेषण कौशल शिक्षण, अपने भाव विचारों आदि को प्रकट करना जीवन की आवश्यकता भी है और कला भी है। देखिए अपने भाव को प्रदर्शित करना जीवन की आवश्यकता है। मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, ये मेरी खुद की नीड है। आप मुझे कोई चीज बता रहे हो, ये मेरी खुद की नीड है। आप किसी से भी बात कर रहे हो या मैं किसी से भी बात कर रहा हूं, वो अपने आप में मौखिक संप्रेषण का एक कला है, वो एक जरूरी चीज है। जैसे मान लो मैं कोई चीज है, मैं अपनी चीज को प्रदर्शित करना चाहता हूं, तो ये मेरी एक नीड है। मैं आपसे कहूं कि भाई डेली आपको शाम को, रात को या 8 को, शनिवार और इतवार को आपकी जो क्लास होती है, आपको डेली क्लास लेनी है। जब भी क्लास आपकी आए, हर सैटरडे और संडे को आपको क्लास लेनी है। ये मेरी आवश्यकता है ताकि आप उस चीज को पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से समझ पाए और चीजों को समझने के बाद अपना इनका प्रयोग कर पाए। ठीक है, ये अपने जीवन की बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीजें हैं। और दूसरी बात, मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ये एक आर्ट है। समझ रहे हो कहीं? जब मैं आपको अच्छी तरीके से हर चीज को समझा पा रहा हूं, तो ये कला है, ये आर्ट है। जो व्यक्ति अपने भाव आदि को जितना अधिक स्पष्टता, बलघात या सुराघात आदि के साथ प्रकट करता है, मतलब जो व्यक्ति अच्छे तरीके से इफेक्ट डालकर चीजों को समझाता है या उसको प्रदर्शित करता है, वो उतना ही ज्यादा प्रभावी हो जाता है। भाई जिस चीज को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नॉर्मली आपको ये कोई भी व्यक्ति पढ़ के बता देगा, लेकिन जब मैं चीजों को अच्छे तरीके से आपको समझा पा रहा हूं, तभी ये चीज जो है प्रभावी आपके लिए होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। अतः बालक को प्राथमिक स्तर से ही मौखिक संप्रेषण में कौशल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। भाई बच्चे को जब शुरुआत में प्राथमिक स्तर पे बच्चे को ये सारी चीजें समझाई जाती हैं कि भाई बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को मतलब नमस्ते राम राम जो भी है अपने घर के रिचुअल्स हैं वो सभी प्रकार की पूरी करनी चाहिए। ये सारी बातें जो होती हैं बच्चे को शुरुआत से ही प्रभाव डालने के लिए दी जानी चाहिए या प्रयास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्र अपेक्षाकृत अधिक अशुद्ध ध्वनियां, शब्दों आदि का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसी स्तर से अध्यापक को उसके अशुद्ध उच्चारण, अस्पष्टता आदि दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यहां ये बताया गया कि बच्चे को जो शुरुआत में प्राथमिक स्तर पर जो चीजें समझाई जाती हैं, वो चीजें एकदम से स्पष्टली वो चीजों को सारी की सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता है। उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, उच्चारण में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, अस्पष्टता होती है। उसको दूर करने के लिए किसी भी अध्यापक को कार्य करना चाहिए। मौखिक संप्रेषण कौशल शिक्षण में अध्यापक छात्रों को कोई चित्र दिखाकर उसे उस पर कुछ कहने के लिए उत्साहित कर सकता है, उसे आस पड़ोस की किसी घटना या किसी सामान्य विषय पर अपने अनुभव सुनाने के लिए उत्साहित कर सकता है, उसके कोई कहानी सुनाने, कविता आदि का पाठन। भाई ये अलग अलग प्रकार के कौशल्स बताए गए हैं जो एक अध्यापक के द्वारा की जानी चाहिए, जिससे बच्चे की मौखिक कौशल को सुधारा जा सकता है। अब मौखिक कौशल का आपको उद्देश्य बताया है कि इसका मोटिव क्या होता है, क्यों मौखिक उद्देश्य जो होते हैं, मौखिक संप्रेषण जो होते हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको किसी भी अध्यापक के द्वारा अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए। किसी भी अध्यापक को मौखिक कौशल को सुधारने के लिए बच्चे के लिए कोई ना कोई प्रयास जरूर करना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या होता है, देखिए इसमें बताया गया है मौखिक संप्रेषण कौशल के उद्देश्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे अपने अधिकतर काम मौखिक भाषा के मौखिक रूप से करने होते हैं। पारिवारिक तथा सामाजिक संबंधों में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि में मौखिक के साथ साथ लिखित संप्रेषण का भी प्रयोग होता है, परंतु मौखिक संप्रेषण के बिना हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मानव जीवन में मौखिक संप्रेषण का विशेष महत्व है। देखिए यहाँ आपको ये बताया गया है कि आप जो बोलते हैं, आपका ओरली स्किल जो होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है।
आपको ये बात पता है, समाज में, परिवार में या कहीं पे भी किसी भी चीज को आप अगर जानना चाहते, समझना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए ओरल या मौखिक जो है संप्रेषण या स्किल जो है उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। और किसी भी सरकारी कार्यालय में या किसी दफ्तर में या किसी ऑफिस में कहीं भी आप जाओगे तो उसमें आपको मौखिक के साथ साथ लिखित संप्रेषण का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। मौखिक संप्रेषण शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वे अपने मन के भाव, विचार, अनुभव आदि सभी को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सके। बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही बातें, भाव आदि के ग्रहण करने उपरांत उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रभावशाली ढंग से पुनः प्रस्तुत कर सके। भाई अगर मान लीजिए आपके सामने मैंने आपको ये चीज बताई है कि ये एनटीटी का डिप्लोमा जो है क्यों करवाया जाना चाहिए, क्या इसमें विशेषताएं होती हैं, कैसे इसको करते हैं, क्या क्या इसका सिलेबस होता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, ये सारी बातें अगर मैं आपको बताता हूं, जैसे हम वैसे आपको नॉर्मली बताते रहते हैं, शुरुआत में भी हमने बताया आपको, ये चीज हम बता रहे हैं और इसी चीज को आप किसी दूसरे के सामने अच्छे तरीके से प्रकट कर पाते हैं, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस जो है माना जाता है। क्योंकि मैंने अपने भाव, अपने विचारों को, अपनी चीजों को आपके सामने प्रदर्शित किया, उसी को ठीक आपने समझ के दूसरे के सामने प्रदर्शित कर दिया। ये एक मौखिक संप्रेषण का उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट देखिए, विद्यार्थी के मन से भय, संकोच, झिझक आदि को दूर करना ताकि वे अपने भाव को स्पष्ट। भाई यहां आपको ये बताया गया कि कोई भी बच्चा जो है किसी चीज को प्रदर्शित करना चाहता है तो उसके अंदर भय वगैरह ना हो, किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो। इसका रीजन यही हो सकता है कि अगर कोई बच्चा अपनी बातों को, अपनी चीजों को या अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहता है तो उसके सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने वो विचार अगर प्रकट कर पाए, ऐसे प्रकार का कौशल या ऐसे प्रकार का ढंग जो होता है उसका बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली महसूस किया जाता है और प्रभावशाली माना जाता है। अगर मैं आपके सामने ये सारी चीजें प्रदर्शित कर रहा हूं और अब मुझे झिझक या संकोच किसी टाइप का होता है तो आप उन चीजों को अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला है, विद्यार्थियों को श्रुति सामग्री का आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाना है। भाई मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया तो आप मुझे उत्तर देंगे, वो क्या है, सक्षम। एक सक्षम तरीका है और किस चीज का है, मौखिक संप्रेषण का तरीका है। अगला है, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वो वाद विवाद, भाषण आदि जैसी प्रतियोगिता आदि में अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से स्पष्ट कर सके। भाई इसमें ये बताया कि आपको कोई डिबेट हो रही है, कोई विद्यार्थियों की भी डिबेट है, क्विज कॉन्टेस्ट है, या आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, जैसे मैं आपको कोई टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक देता हूं कि चाइल्ड केयर के बारे में आपको 10-5 बातें बतानी है, तो आपको वो सारी चीजें पता होते हुए भी अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मौखिक संप्रेषण में परेशानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें खत्म की जाती हैं, ये सारी चीजों को समाप्त किया जाता है मौखिक संप्रेषण के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका 6th पॉइंट यहां पे दिया गया है। 6th पॉइंट में आपको बताया गया है, विद्यार्थियों को वार्तालाप के सामान्य शिष्टाचारों, व्यवहारों, मधुरता आदि से परिचित करना ताकि वे अपने सामने या अपने से बड़े के सामने अपने भाव को उचित ढंग से प्रस्तुत कर सके। भाई बच्चे को वार्तालाप करने का तरीका समझाना, बच्चे को दूसरों के सामने किस तरीके से प्रदर्शित करना, अपने आप को वो चीज समझाना, बच्चा अपनी चीजों को दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत करता है, अपने समाज में, अपने घर परिवार में, अपने पर्यावरण में किस प्रकार से वो रह पाता है, इन चीजों को प्रदर्शित करना विद्यार्थी का वार्तालाप ये बिल्कुल स्पष्ट भाव में उसको बताता है। विद्यार्थियों को प्रभाव उत्पादक वार्तालाप, कथन आदि में निपुण करना। भाई वार्तालाप का मतलब क्या है, प्रभावशाली वार्तालाप का मतलब क्या है, अगर आपने मेरे से कोई बात पूछी तो मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं। आपने शुरुआत में छोटे बच्चों को, जब आप इन फ्यूचर जब छोटे बच्चों के टीचर बन जाएंगे या नर्सरी टीचर बन जाएंगे तो उस टाइम पे आपको बच्चे को ये बात समझानी है कि आप अपने भाव को, अपने विचारों को कैसे दूसरे के सामने प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है, छात्रों को तार्किक शक्ति का विकास करना, बच्चों के अंदर जो है मेंटली स्किल या लॉजिकल जो स्किल है वो तैयार करने का काम भी इसी के कारण होता है। इससे बच्चे की मेंटलिटी पर फर्क पड़ता है, उसकी मेंटली हेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर आप मान लीजिए, आपने देखा होगा सुडोकू अखबार में, आपके अखबार में जो आते हैं गेम्स वगैरह आते हैं, या आप लॉजिकल रीजनिंग करते हो या कहीं पे कोई इफेक्ट लगाते हो, ये सारी चीजें आपके मेंटली हेल्थ के लिए ठीक है और इन सब में भी मौखिक संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद छात्रों को अवसर, प्रसंग, परिस्थिति आदि के अनुकूल की भावनाओं, भाव विचारों के मौखिक संप्रेषण में सक्षम बनाना।
भाई कोई भी अवसर है, कोई भी प्राप्ति है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है मान लो जिसमें बच्चे को बोलने की आवश्यकता है, या उससे कोई बच्चे के द्वारा कोई क्वेश्चन वगैरह या पूछा जाता है, कोई भाव उसके पूछे जाते हैं, तो उस चीज में बच्चा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर पाए, इसमें भी मौखिक कौशल का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। छात्रों में सफल व आदर्श वक्ता के गुणों का विकास करना, कोई भी छात्र है उसके अंदर सक्सेसफुल कोई भी व्यक्ति जो है, छात्र या व्यक्ति किस तरीके से बन पाता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि कई बार ऐसे होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी चीजों को प्रदर्शित तो कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झिझक महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे को हर चीज का अच्छी तरीके से नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को सामने प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ऐसी प्रकार की समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं, और इसको सुधारने के लिए विद्यालय जो है प्राथमिक रूप से बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, उपरोक्त विवेचना के उपरांत संप्रेक्षण में कहा जाता है कि छात्रों के मौखिक संप्रेषण के कौशल का विकास करने के लिए शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। इस शिक्षण से छात्र अपने भाव, विचार आदि को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। अतः छात्रों में एक सफल व आदर्श संप्रेषण कौशल शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ऐसा ही छात्र आगे चलकर देश का आदर्श नागरिक बनता है। उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने में मौखिक संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई ये सारी बातें आपको बताई हैं कि मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या हैं। बच्चे की एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मौखिक संप्रेषण का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आपको बताया गया मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व। मौखिक अभिव्यक्ति मानव जीवों का अनिवार्य ढंग है। जिस प्रकार मानव के लिए खाना पीना, सोना, उठना, बनता, बलमूत्र त्यागना आवश्यक है, उसी प्रकार उसके लिए बोलना भी आवश्यक है। भाई इसने बताया कि जो आप नेसेसरी चीजें करते हो अपनी लाइफ टाइम में, अपनी डेली लाइफ में, उसी तरीके से बोलना भी आपके लिए नेसेसरी है, उसने उतना ही जरूरी है। मौन साधना भी कुछ समय के लिए की जा सकती है, पुनः कुछ समय बाद उसे त्याग कर मानव को मौखिक अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। अतः अभिव्यक्ति हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व निम्नलिखित सूचनाओं से स्पष्ट किया जाता है। भाई ये आपको बता रहा है कहाँ कहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति का यूज होता है। अब इसने बोला है कि भाई जैसे आप खाना पीना खा रहे हो, अपने शरीर के लिए हवा, पानी या जो भी है, इन चीजों का प्रयोग करते हो, तो इसी प्रक्रिया के साथ ही आपको मौखिक संप्रेषण में खाना जितना जरूरी है उतना ही बोलना आपके लिए जरूरी है। कुछ सर्टेन टाइम के लिए जैसे आप व्रत रखते हो, उसी तरीके से मौन व्रत कुछ सर्टेन टाइम के लिए आप चुप रह सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से आपको मौखिक अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। कुछ डेली लाइफ में होने वाली मौखिक अभिव्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो देखते हैं क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं। दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व हमारे दैनिक जीवन का कार्यकलाप मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। छोटे से छोटा काम भी मौखिक अभिव्यक्ति के बिना नहीं हो सकता। परिवार, गली मोहल्ला, आसपास के लोगों से काम पड़ते रहते हैं, हम दूसरे की बातचीत समझने, अपनी बातों समझने आती। मतलब भाई यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताई गई है। अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में या कहीं पे भी अगर आपको कोई भी चीज प्रदर्शित करनी है तो उसके लिए आपको मौखिक संप्रेषण की आवश्यकता तो होगी ही होगी। ठीक है, तो डेली लाइफ की चीजें बताई हैं। उसके बाद व्यावसायिक कार्यों में सहायक है। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत महत्व होता है। यद्यपि विभिन्न व्यवसायों में संबंधित कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें कई जानकारियां उपलब्ध कर सकते हैं, जिससे मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व कम नहीं हो जाता है। भाई इसमें मतलब है कि व्यवसाय अगर आप कर रहे हो, कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है, कोई भी प्रकार की चीजों को समझा रहे हो, तो उसमें भी आपको मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये व्यावसायिक कार्यों पर मौखिक अभिव्यक्ति का यूज है, इससे पहले दैनिक लाइफ में आपको बताया था। फिर ये एक सिंपल सी बात है, कहानी सुनाना तथा सुनना। भाई जब छोटे बच्चे कोई भी कहानी सुनाते थे या सुनते थे, उस टाइम पे यहाँ पे कहानी सुनाना तथा सुनना, सभी बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं। अध्यापक को उसमें पहले कहानी सुनानी चाहिए, फिर उससे मतलब ये आपको ये बताया कि भाई बच्चे को किस प्रकार से आप मौखिक संप्रेषण में और भी अच्छा तरीके का कौशल दे सकते हैं। बच्चे को कहानी सुनाकर या उनसे कहानी सुनकर आप इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर पाते हैं।
तो ये आपको बताया गया था। आगे क्या बताया है, चित्र वर्णन, छोटे चित्र बना के, मतलब ये आपको ये बताता है कि भाई मान लो आपने कोई मोर का डायग्राम बना दिया, मोर का चित्र बना दिया, या फिर आपने कहीं भी पहाड़ों का चित्र बना दिया, झोपड़ी का चित्र बना दिया, इन सारी चीजों को बना के फिर आपको पढ़ा दें उस चीज को मौखिक तरीके से, तो ये मौखिक संप्रेषण का हिस्सा बन जाता है। कविता पाठ, मान लीजिए कोई भी पाठ या कविता है उसको पढ़ा सकते हो आप, उसको समझा सकते हो, तो कविता पाठ जो है वो भी खुद अपने आप में क्या बन गया है, मौखिक संप्रेषण का एक हिस्सा बन गया है। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करने की बात है, वो आपको यहाँ करके मैं बता देता हूँ। छोटे बच्चे कविता सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। जैसे मतलब आपने सुना होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं एक कोई भी एक सिंपल सी पोएम जो होती है वो याद कर लेते हैं, फिर उसको कंठस्थ करके बार बार सुनाना पसंद करते हैं। रिश्तेदार कोई भी आता है तो आप अपने बच्चे से बोलते हैं कि भाई अंकल को या किसी को भी क्या अभी इनको पोएम सुनाओ या इनको कोई भी कविता सुना के दिखाओ। तो उसमें अगर बच्चे का मौखिक कौशल अच्छे तरीके से है तो वो समझ पाएगा या समझा पाएगा, अदरवाइज वो नहीं समझा पाएगा। इसमें देखिए उचित हाव भाव अंग संचालन के द्वारा कविता पाठ करने उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह प्रत्येक बच्चे को कविता सुनाने की प्रेरणा दे। भाई यहाँ ये आपको बताया है, मोबाइल सेवा की चर्चा कर सकते हैं इस संदर्भ में। दूरभाष मतलब मोबाइल वगैरह है, मोबाइल फोन है, ये सारी चीजें भी इसमें मौखिक कौशल को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसके साथ साथ ये सारी चीजें आपको डेली लाइफ में, जीवन में भी बहुत सारा मौखिक कौशल जो है समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण साधन, भाई आपको ज्ञान देने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौखिक संप्रेषण। मैं आपको ये सारी चीजें किसकी सहायता से बता रहा हूं, मौखिक संप्रेषण की सहायता से ही ये सारी चीजें आपको प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी ज्ञान अगर आपने अर्जन करना है, प्रश्न पूछकर, प्रश्न का उत्तर देकर, गुरु से शिक्षा को ग्रहण कर विशेष प्रकार की शिक्षित विधियों को अपनाकर, इन सब में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, मौखिक कौशल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वार्तालाप अभिव्यक्ति का सहज साधन है। वार्तालाप करने वाला व्यक्ति, मतलब इसमें आपको ये बताया गया है कि जब बच्चा वार्तालाप करता है, जब आप वार्तालाप करते, छोटे बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं उनका मौखिक संप्रेषण या आपका ओरली स्किल जो है वो डेवलपमेंट होती है। बच्चे अपने आसपास में, अपने परिवार में कैसे बोल पाते हैं, विद्यालय में उसके मित्रों से उसका कैसा व्यवहार बन पाता है, तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हद तक मौखिक संप्रेषण पर निर्भर होती है। और मौखिक संप्रेषण की ही ये इनके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। मतलब मौखिक संप्रेषण जो होता है वो इनकी एक सबसे पहली नीड मानी जाती है। शिक्षण में या भाषा शिक्षण में बोलचाल का महत्व क्या है, भाई भाषा को समझा रहे हो आप, कि मान लीजिए हिंदी समझ रहे हो, इंग्लिश समझ रहे हो, मराठी समझ रहे हो, संस्कृत समझ रहे हो, कोई भी भाषा है उसको समझाने के लिए लिखित और मौखिक दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मौखिक अगर मैं बात करूं तो आप मौखिक चीजों को थोड़ा और जल्दी तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए जो होता है भाषा संप्रेषण या भाषा कौशल, ये जो चीज है भाषा कौशल को समझने के लिए आपको मौखिक संप्रेषण की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा पड़ती है, ये आपको बताई गई है। उसके आगे बताया गया लेखन कौशल का महत्व। लेखन कौशल का महत्व इसमें क्या बताया गया है, देखिए भाषा शिक्षण में बोलचाल का महत्व। बोलचाल से ही भाषा शिक्षण का आरंभ होता है। छोटा बच्चा पहले बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना या फिर लिखना। मौखिक अभिव्यक्ति में बच्चे को अनुसरण करने तथा अभ्यास भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण साधन है। इसमें यह स्वीकार करना होगा कि बोलचाल द्वारा भाषा शिक्षण बड़ी सरलता से हो सकता है, लेकिन लेखन तथा वाचन में अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में बोलचाल का विशेष महत्व है। देखिए भाषा शिक्षण में जो कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन ओरली हो सकती है उसमें इतनी ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती हैं, जबकि भाषा को लिखने में जो कठिनाइयां किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को देखने को मिलती है, लेखन में और वाचन में। बोलने में बहुत कम कठिनाइयां देखने को मिलेंगी आपको, वाचन में और लिखने में आपको ये कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। भाषा बोलचाल का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के थ्रू ही आप अपने, जैसे देखिए मान लीजिए किसी के आपके घर की कोई भी लैंग्वेज है
आप अपनी मदर टंग में जो भी भाषा में बात करते हो तो वो चीजें थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो लोगों से, और आपको एक स्पेशल कोई भी एक भाषा दी जाती है सीखने के लिए तो उस भाषा में थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा लेखन कौशल का महत्व। इसमें बताया गया है भाषा में मुख्यतः दो आधार माने गए हैं, पहला मानसिक साधन, दूसरा भौतिक आधार है सॉरी, ये पहला होता है मानसिक आधार, दूसरा होता है भौतिक आधार। भाषा के मानसिक आधार का संबंध विचार से है तथा ध्वनि भाषा का भौतिक आधार है। देखिए ध्वनि जो होती है, कोई भी मेंटल, अगर मैं बात करूंगा कोई भी मेंटल या कोई भी मेंटली बेस जो है किसी का, या मेंटली विचार है, मेंटली फीलिंग्स है, या मेंटली भाव है, कोई भी मानसिक भाव या ध्वनि, कोई भी साउंड जो है या जो कोई भी ध्वनि है, ध्वनि या साउंड जो है वो किसका रूप है, वो भाषा का भौतिक आधार है। और किसी व्यक्ति को अपने संबंध से, अपने मन से या अपने मनोभाव से कोई विचार प्रदर्शित करना है, वो उसका एक ध्वनि का आधार है। उसके बाद ये दो मुख्य आधार बताए गए हैं, पहला तो मानसिक आधार होता है, दूसरा भौतिक आधार होता है। जब मुख से ध्वनि का उच्चारण होता है तब हमें उसे भाषा का मुख्य मौखिक या उच्चारित रूप कहते हैं। जब हमने कोई चीज बोली है या कोई भी साउंड का प्रयोग करके हम कोई काम करते हैं तो वो मौखिक और उच्चारित रूप होता है, परंतु जब ये ध्वनि विशेष रूप से लिखी जाती है तो लिखित भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बात अगर मैं आपको बोलचाल से समझाता हूं तो वो उसका कौन सा हो जाएगा, मौखिक रूप हो जाएगा। जब मैं किसी चीज को लिख के समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला लिख के कोई भी चीज समझाता हूं तो फिर आपको वो चीज लेखन की प्रक्रिया में चली जाएगी। जब तक मैं आपके सामने इन चीजों को बोल रहा हूं तो वो किस में आ जाएगी, मौखिक भाषा का एक रूप हो जाती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनि जिन लेखियों द्वारा लिखी गई है उन्हें लिपि कहते हैं। अन्य विद्वान के अनुसार भाषा की ध्वनियों को जिन जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। भाई लिपि क्या होता है, जैसे हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी, पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। आपने शुरुआत में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, और मेरे हिसाब से जब आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो यहां तक की तो नॉलेज आपको इतनी बेसिक तो होगी कि हर एक भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है, तो उसमें अलग अलग चीजों से चिन्हित किया जाता है, उन्हें अलग अलग चीजों से समझाया जाता है। लिखित भाषा ज्ञान के भंडार को एक पीढ़ी तक पहुंचाती है, इसी के द्वारा हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि रोमन है। जब हम अपने भाव विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करते हैं तब उसे लेखन कौशल कह सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। बोलने पढ़ने की अपेक्षा लिखने की प्रक्रिया अधिक कठिन होती है, परंतु भाई ये तो सिंपल सी बात है आपके सामने। भाई बोलना या पढ़ना है वो एक सिंपल सी चीज है, लेकिन लिखना थोड़ा सा उससे अलग हो सकता है। तो इसके लिए मैडम मोंटेसेरी जो है वो कहते हैं लेखन की प्रक्रिया को सरल माना गया है। यह सलाह दी गई है बच्चों को पहला लिखना सिखाया जाता है। अब ये व्यक्ति हैं मोंटेसेरी, जो ये आपको ये बताते हैं कि भाई इनके अनुसार इनका मानना ये है लिखने की प्रक्रिया को सरल माना गया है। इनके द्वारा यह सलाह दी गई है कि बच्चे को पहले लिखना सिखाया जाए, क्योंकि लिखने के साथ ही पढ़ना आ जाता है। लेकिन अन्य विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि विचारधारा तो व्यवहारिक है और न ही मनोवैज्ञानिक है, अतः लिखने से पहले पढ़ना सिखाया जाता है। भाई किसी भी बच्चे को लिखने की प्रक्रिया तब जी जाती है जब वो बच्चा पढ़ने लायक हो जाता है। सबसे पहले आप बोलचाल की कॉमन भाषा को समझेंगे, फिर उसके बाद पढ़ने की कौशल को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद लिखने की कौशल को तैयार करेंगे। ये जो कौशल हैं ये अपने आप में अलग अलग कौशल होते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण में मौखिक भाषा के साथ साथ लिखित भाषा का भी शिक्षण प्रदान किया जाता है। मौखिक या उच्चारित भाषा के शिक्षण से विद्यार्थी उचित गति, प्रवाह, विराम आदि के साथ शुद्ध भाषा बोलना सीख जाते हैं। लेकिन लेखन कौशल प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को लिपि चिन्हों को सही और सुंदर बनावट की शिक्षा दी जाती है और बाद में कलात्मक तथा शुद्ध रूप में लिखना सिखाया जाता है। आरंभिक कक्षाओं में भाषा उच्चारित रूप से प्रमुखता प्रदान करती है। भाई जो बच्चे शुरुआत में या स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग की जाती है
तो आरंभ में बच्चे को लेखन की प्रक्रिया में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। आपने देखा है कि सबको अलग अलग तरीके से पहले बच्चे को पेन पकड़ना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना या लिखना सिखाया जाता है, हाथ पकड़ के शुरुआत में सिखाया जाता है। जबकि बच्चा बोलने में इतनी ज्यादा दिक्कत जो है नहीं महसूस कर पाता है, उसको बोलने में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती जितनी कि उसको लिखने में परेशानियां होती है। आगे चलकर उच्च कक्षाओं में लिखित भाषा को मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। भाई लिखकर कोई चीज को समझना आगे की प्रोसेस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेखन की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए लेखन की प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर उमा मंगल कहती हैं, सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित कौशल कहा जाता है। भाई इनके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है कि सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित कौशल कहा जाता है। भाई लिखने का कौशल कोई भी है, सामान्य अवस्था से अपनी चीजों को, अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करना, लिखकर किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है? लेखन कौशल कहलाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भाव और विचारों को लेखन कौशल के द्वारा स्थायित्व कहते हैं, स्थायित्व होता है, स्थायित्व प्रदान करता है। साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि मुख्य आधार यही लिखित अभिव्यक्ति ही है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि कोई चीज अगर आप समझा रहे हो, किसी चीज को आप पढ़ पा रहे हो, तो वो किसके कारण पॉसिबल हो पाती है। कोई भी चीज जो है वो किसके कारण पॉसिबल हो पाती है? अगर आपका लिखने का कौशल अच्छा है, आपको शुरुआत में पढ़ने का या बोलने का, लिखने को छोड़कर पढ़ने या बोलने का कौशल ठीक है, तो वहां तक आपका काम चल जाएगा। जैसे जैसे आप उच्च कक्षाओं में जाओगे तो आपके लिखन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी और सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रदर्शित कर पाए। लेखन कौशल की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण, यहां आपको ये बताया गया कि किस किस चीजों से लेखन कौशल महत्व दिया जाता है, लेखन कौशल में किन किन चीजों की जरूरत होती है, कहां कहां इसका महत्व होता है। आवश्यकता और महत्व, भाषा के कथन का जितना महत्व है उतना ही भाषा के लिखित रूप का महत्व है। यहां यह बताया गया है कि भाषा का जितना आप महत्व बोलने के लिए है उतना ही महत्व उसका लिखित रूप का भी होता है। भाव को प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग कथन कहलाता है। भाई कोई भी भाव है उसको प्रकट करना है, पॉजिटिव वे में उस चीज को प्रदर्शित करना है, तो वो एक कथन कहलाता है, एक वाक्य कहलाता है। इसे मौखिक भाषा भी कहते हैं। यह भाषा लिपि का वरदान पाकर लिखित भाषा के रूप में बदल जाती है। ध्वनियों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए उच्चारण की शिक्षा जितनी आवश्यक है उतनी ही लेखन के कौशल की भी आवश्यकता होती है। भाई ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण अगर आपको करना है, ध्वनियों का आप शुद्ध उच्चारण कर पाते हो, जितना ज्यादा जरूरी ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण होता है उतना ही ज्यादा ध्वनियों का शुद्ध तरीके से बोलना भी होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में हिंदी में देवनागरी लिपि शिक्षा का परम आवश्यक है। भाई देवनागरी जो है वो एक लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देवनागरी के बिना हिंदी को अच्छे रूप से प्रदर्शित करना पॉसिबल नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा भाषा लंबे काल तक स्थायी नहीं बन सकती है। भाई अगर आप बोल सकते हो, बोलने से जो कोई भी लैंग्वेज है बहुत लंबे टाइम तक वो जो है स्टेबल नहीं हो पाती है, इसलिए बोलने के साथ साथ लिखने का कौशल भी बच्चे को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ बताया गया है, जैसे पत्र, निबंध लेखन, कहानी लेखन, उपन्यास आदि, ये आपको छोटी क्लासेज में बच्चे के द्वारा लिखवाए भी जाते हैं। लेखन कौशल के फल स्वरूप ही हमारे आसपास का संसार भी विभिन्न भाषाओं का साहित्य है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लेखन कौशल, ये सारी बातें इसने बताया है। भाई कोर्ट में, कचहरी में, सरकारी कार्यालय में, व्यापार जगत में आदि विभिन्न विभागों में लेखन कौशल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन चीजों की जरूरत इस जगह पे पड़ती है। लेखन कौशल के बारे में डॉक्टर रमन बिहारी ने उचित लिखा है, अपने भाव और विचारों को विषय अनुकूल भाषा शैली और तार्किक क्रम में कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने को अभिव्यक्ति कहते हैं, परंतु जब हम इन्हें
भावों तथा विचारों को लिपिबद्ध करके प्रकट करते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि ये आपकी चीज को प्रदर्शित करने के लिए या बताने के लिए, आप वहां तक की तो बात, भाषा तक की तो बात है बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आगे चल के अगर आपको उन चीजों को अच्छे तरीके से सुशोभित करना है और अच्छे तरीके सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है उसको, तो उसके लिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। और लिखने के लिए आपको बता देता हूं, जैसे हिंदी माध्यम की अगर बात आएगी तो हिंदी माध्यम को लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? देवनागरी लिपि की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों में लेखन कौशल का विकास, शिक्षा, लिपि की शिक्षा आवश्यक है। भाई इसमें बताया लिपि जरूरी होती है और किसी को भी ज्ञान देना है, कोई भी शुद्ध, देखिए हिंदी में आता है शुद्ध अशुद्ध वर्तनियों को छांटना, कि अगर आपको छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक की बात अगर हम करेंगे तो सबको भाषा के कौशल के, लेखन का बहुत अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेखन के कौशल से हम सारी चीजों को, अपने आसपास की चीजों को समझ पाते हैं या लिख पाते हैं, अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं एक दूसरे के सामने। बिना लेखन कौशल के जीवन अधूरा है, ये बात बिल्कुल इनकी बिल्कुल ठीक है। यहां आपको बताया गया है लेखन कौशल का महत्व। आगे अब आपको बताया जाएगा लेखन कौशल के क्या क्या महत्व होते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक बार देखते हैं हम क्या क्या बातें इन्होंने बताई हैं। लेखन कौशल के जो इंपोर्टेंस है वो देखिए, महत्व क्या क्या है। मानव जीवन के सभी कार्य मौखिक भाषा द्वारा नहीं कर सकते। भाई मतलब मानव जो है अपने जीवन में सभी काम सिर्फ बोलकर नहीं कर सकता, उसको लिखने की आवश्यकता भी पड़ेगी। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ हम मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बातचीत कर सकते हैं या विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन जीवन के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम भाषा लिखित रूप में ही आवश्यकता है। भाई आप अपने आसपास के अपने मित्र से, दोस्त से या अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति से बोल चाल से उन चीजों को समझ सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन आगे इन फ्यूचर इन चीजों को समझने या बोलने के लिए अगर आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तो उसके लिए आपको लेखन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। या आपको किसी तक कोई अपनी बात पहुंचानी है और आप ये चाहते हो कि वो व्यक्ति मतलब मेरे सामने भी ना हो और आप उसके साथ बातचीत भी ना कर पाए, फिर भी वो आपकी बातों को समझ पाए या अपनी बात, अपने विचार, अपने भाव आप वहां तक पहुंचा पाए, तो उसके लिए लेखन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। विभिन्न कार्यालयों में भाई अलग अलग व्यापार में कार्य करने के लिए आप कहीं भी किसी भी दफ्तर में जाते हैं, दूरस्थ व्यक्ति को लिखित संदेश, भाई आपने कोई मैसेज भेजना है, उस मैसेज से आप लिख कर ही तो भेजेंगे ना उस चीज को। लिखित भाषा का ही सहारा लिया जाता है, इसलिए हमारे जीवन में लिखित भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है या महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है ना। एक शिक्षक व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन में लिखित भाषा की आवश्यकता बढ़ती जाती है। अपने घर का हिसाब किताब रखना, व्यापार का या किसी भी चीज का, भाई आपके घर में कोई भी डोमेस्टिक खर्चा है, आप उस चीज को, आजकल तो थोड़ा सा मामला जो है स्मार्ट हो गया है, आप उन चीजों को लिख कर अपने फोन में ही ऐड कर लेते हो, कहीं पे भी ऐड कर लेते हो। नहीं तो पहले क्या होता था, दुकान वगैरह जो होती थी उनके अंदर बहुत लंबे टाइम तक की जो है उनकी उधारी वगैरह या कोई भी हिसाब किताब जो है वो लेखन से ही होता था, और लेखन की प्रक्रिया इसमें बहुत कुछ अपना योगदान जो है रखती है। ठीक है। बच्चों को स्कूल कॉलेज में अनेक विषय पढ़ने के लिए, भाई आपको पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, अब ये भी तो पाठ्यक्रम ही तो है, ये आप जो पढ़ रहे हो ये सारा पाठ्यक्रम है, ये जो लिखा हुआ है पाठ्यक्रम के आधार पर ही तो है। इसमें लेखन कौशल का बहुत ही ज्यादा प्रयोग हो रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, बहु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा का विशेष महत्व है। इसमें परीक्षा का विशेष महत्व बल्कि परीक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग है। भाई परीक्षा प्रणाली शिक्षा का है एक अनिवार्य अंग है। भाई आप जो पढ़ रहे हो, अगर आपका लेखन कौशल, भाई आप आगे आज वर्तमान की जो आगे की दुनिया जो है वर्तमान में, आज वर्तमान में है या आधुनिक जो है, उसमें आपके लेखन कौशल को जहां तक आपने पढ़ाई करी, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए जाते हो तो वहां आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपकी लेखन कौशल की प्रक्रिया को भी देखा जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से किसी चीज को लिख पाते हैं, आगे की सामने या फॉरवर्ड कर पाते हैं। ठीक है। और परीक्षा का जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। मैं आपको सिर्फ पढ़ाता हूं और आपकी परीक्षा ना ही हो तो फिर क्या ही उसका अर्थ रह जाएगा, है ना। उसके बाद है कथन की दृष्टि से लिखित भाषा ही हाथ और मस्तिष्क का संतुलन बनाती है। भाई कहने के लिए इन्होंने बताया कि हाथ का और मस्तिष्क का संतुलन बनाती है, हमारे सक्रिय प्रदान करती है, शरीर को सक्रिय रखती है, इसलिए लेखन कौशल में मस्तिष्क विशेष योगदान रहता है।
भाई मैं आपको ये बोलूं कि कोई भी, मैंने जैसे अपना नाम लिखा यहाँ पे, जब मैं आपको यहाँ पे कोई भी चीज लिख रहा हूं तो मेरे लिखने से, इस लिखने से और मेरे दिमाग का एक संतुलन बना रहता है। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि लेखन की प्रक्रिया जो है उससे मस्तिष्क का संतुलन भी बना रहता है, ठीक है ना। उसके बाद है, उन्हें पढ़कर आप याद कर सकते हो, स्मृति कर सकते हो। लिखनी पड़ती है, कोई भी चीज ऐसी है प्रत्येक बात को याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं ताकि समय आने पर उन्हें पढ़कर हम याद कर ले। अब आप क्या कर रहे होगे, जैसे मतलब मेन पॉइंट जो मैं आपको कुछ बताता हूं तो आप उनको आप नोट कर रहे होगे कि भाई इस प्रकार से क्या है, या फिर आप अपनी बुक्स में हेडलाइन कर रहे हो या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, जैसे हम आपको ये पढ़ा रहे हैं तो आप इनके साथ साथ नोट तैयार कर रहे हो, मेरी बातों को शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे होगे, और नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो चीजें जो आपको शॉर्ट में हो जानी चाहिए, ताकि आपका एग्जाम जब आए तो आप इन चीजों को बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए और पढ़ पाए, ठीक है ना। हमारे पूर्वजों की धरोहर के रूप में बहुत सा साहित्य जो लिखित भाषा के रूप में प्राप्त हुआ है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम लिखित भाषा में अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक उपलब्धियों को उन तक पहुंचाना है। लिखित भाषा से साहित्यिक ज्ञान के भंडार में वृद्धि हो सकती है, भाषा द्वारा नहीं। देखिए मतलब इसमें बताया गया कि भाषा के द्वारा बोल चाल से उन चीजों को प्रदर्शित हम नहीं कर सकते हैं, लिखने से वो चीजें प्रदर्शित हो सकती हैं। जैसे आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में जो चीजें पहले की लिखी हुई हैं उन चीजों को प्रदर्शित करके ही तो आज वर्तमान में सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है ना। देश विदेश में हो रहे ज्ञान विज्ञान से परिचित, भाई ये सारी बातें, जैसे अखबार है, अखबार के थ्रू आप चीजों को पढ़ पा रहे हो तो वो लेखन की प्रक्रिया तभी तो पढ़ पा रहे हो। ये सारी चीजें आपके सामने कॉमन सी बातें दी गई हैं। लिखित भाषा के साहित्य के भंडार में वृद्धि करता है, व्यवसाय में व्यापारिक रूप से लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये बताएंगे आगे कि हिंदी लेखन के दोष क्या क्या हैं और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करने किसी भाषा के, ये जो सारी बातें हैं लेखन की, आज की क्लास में हमने दो चीजें क्लियर कर ली हैं। एक तो लेखन की प्रक्रिया क्या है, एक भाषा की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। आगे की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो इससे रिलेटेड होगी, हिंदी लेखन के दोष क्या क्या होंगे, ठीक है। हिंदी लेखन में क्या क्या चीजें आती हैं, कहाँ कहाँ आप गलती करते हो, लेखन में क्या क्या दुविधा आपको देखने को मिलती है। तो आई थिंक आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आपने रेगुलर अपनी क्लासेस बनानी है, नोट्स आप जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए साथ के साथ, ताकि आने वाले टाइम में आप इन चीजों को, बड़ी चीजों को थोड़े टाइम में ही कवर कर पाएं और अच्छे तरीके से कवर पाएं। किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली अपडेट के लिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।